हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक 5 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ठीक है, कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसे हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक डायग्राम होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, मान लो हॉस्पिटल के, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो स्ट्रक्चर है उसे शो करता है। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किस चीज़ की अथॉरिटी किसके पास है, और कौन किसके अंडर काम कर रहा है, और क्या क्या किसके किसके वर्क है। मतलब ये दिखाता है कि कौन सा पर्टिकुलर व्यक्ति कौन से काम कर सकता है और कौन से काम नहीं कर सकता है, और अगर किसी को परमिशन लेनी है तो वो किससे परमिशन लेगा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए एक हमारा कॉलेज है। हमारे कॉलेज में कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ होता है कि सबसे पहले हमें जो पढ़ा रहा है हमारा नर्सिंग ट्यूटर होता है। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटेड प्रोफेसर होता है, देन असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उसके बाद हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं लेक्चरर होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल, और उसके बाद जो है एचओडी। ठीक है, तो ये सारे कौन से होते हैं हमें बताते हैं कि कौन कौन सा जो है किस लेवल पे है और किसके अंडर में कौन सा पर्सन काम कर रहा है। ठीक है, तो यही होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। जहाँ पे अगर हम हमारे हॉस्पिटल में देखें तो हॉस्पिटल में कैसे होता है, एक नर्सिंग वाली फील्ड में देख लो हम लोग कि एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है। ठीक है, उसके बाद होता है डिप्यूटी नर्सिंग होता है, उसके बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है। ठीक है, उसके बाद वार्ड इंचार्ज होता है, स्टाफ नर्सेस होती है, नर्सेस असिस्टेंट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, एक पर्टिकुलर चार्ट के फॉर्म में होते हैं कि ये इसके अंडर काम करेगा। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वर्क करेगा। ठीक है, उसके फिर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर कौन करेगा, वार्ड इंचार्ज करेगा, फिर स्टाफ नर्स करेगी, और स्टाफ नर्स को कौन असिस्ट करेगा, एक असिस्टेंट नर्स असिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का मीनिंग। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है क्या क्या इसके एडवांटेज है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज अ डायग्राम दैट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट शोज द हायरार्की, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इन अ हॉस्पिटल और नर्सिंग डिपार्टमेंट। ओके, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की कौन कौन से एडवांटेज हमें होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि एक जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है वो हमें एक क्लियर अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, इससे क्लियरली पता चल जाता है कि किसके पास डिसीजन लेने की पावर है, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्टाफ नर्स या फिर जो भी वर्कर है वो उसे किसको रिपोर्ट करेगा। एक हमने यहाँ पर जो है एक हॉस्पिटल में एक जो नर्सिंग वाला होता है, नर्सिंग फील्ड होती है, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सारे जो है एडवांटेज लिखे हुए हैं, और हम उसी के अकॉर्डिंग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, clear authority and responsibility. It clearly shows who has authority. It show who is responsible for what work. Everyone knows whom to report to. दिस reduces कन्फ्यूजन। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक कन्फ्यूजन भी क्लियर होता है कि भाई हमें वर्क करके किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि एक नया नया स्टाफ आया है, उसको पता ही नहीं है कि कौन क्या है कौन क्या है, तो वो जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट उठाएगा, उसमें देखेगा कि कौन सा जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है या फिर कौन सा हेड नर्स है, तो वहाँ पे जाएगा और उनको जो है अपने वर्क के बारे में रिपोर्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्लियर हो जाएगी कि किसके पास है, और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारा एडवांटेज। अब सेकंड एडवांटेज देखते हैं, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। मतलब कि सही टाइप का कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, हॉस्पिटल में जो है एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे फिर वो किसी के बीच में हो, एक वो लोअर वर्कर के बीच में हो, या फिर एक वो एचओडी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वाले में हो, कहीं पे भी जो है कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है या फिर इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब इससे जो है
जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है इससे क्लियर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इट शो द प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल, स्टाफ नो वेयर टू सेंड रिपोर्ट एंड कंप्लेंट्स, कम्युनिकेशन बिकम सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब इससे कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव होता है, जैसे कि अब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना हुआ है, वहाँ पर नर्सेस को पता होता है कि उन्हें किससे कंप्लेंट करनी है या फिर किसको रिपोर्ट सेंड करनी है, तो वो जाएगी वहाँ पे चार्ट को देखेगी और अपनी रिपोर्ट को एक पर्टिकुलर पर्सन जहाँ पर रिपोर्ट जानी चाहिए वहाँ पर सबमिट करेगी, और अगर उसे कोई कंप्लेन करनी है तो भी वो वहाँ पर डायरेक्टली कर देगी। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, और बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के जो है कम्युनिकेशन की प्रोसेस भी हो जाएगी और जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन भी निकल जाएगा, ठीक है। ये सेकंड एडवांटेज हो गया। अब आते हैं थर्ड एडवांटेज के ऊपर, अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा वर्क है या फिर डुप्लीकेशन है वर्क का वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूटीज़ क्लियरली डिफाइंड हो जाएगी कि किस पर्सन को कौन सी ड्यूटी करनी है, ठीक है। और वर्क डुप्लीकेशन रिड्यूस हो जाएगा कि मतलब वहाँ पे डायरेक्टली शो करेगा कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स किस पर्सन के पास जानी है, तो अननेसेसरी कोई भी वर्कर जाके रिपोर्ट्स को सबमिट नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ही रिपोर्ट सबमिट होगी। तो इससे क्या होगा कि वर्क भी कम होगा और जो है क्लियरली ड्यूटीज़ डिफाइन होगी कि हाँ ऐसे जो है ड्यूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। रोल कन्फ्यूजन इज़ मिनिमाइज्ड, जो कन्फ्यूजन है वो भी मिनिमाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड एडवांटेज। देन आता है हमारा फोर्थ एडवांटेज, हेल्प्स इन सुपरविजन एंड कंट्रोल, ठीक है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उन्हें सुपरवाइज करने में या फिर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। सीनियर्स कैन इजीली सुपरवाइज subordinates, it show levels of management clearly, make monitoring easier, ठीक है। मतलब कि सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें इजीली ये दिख जाता है कि कितने लेवल्स है और किस किस को उनको सुपरवाइज करना है, ठीक है। मतलब कि अब उन्हें पता है कि हमारे नीचे कौन कौन से पर्सन काम कर रहे हैं और हमको इनको सुपरवाइज करना है, तो ये चार्ट को देखेंगे, क्लियरली समझेंगे और उनको जाके ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि मॉनिटरिंग और ज़्यादा ईजियर हो जाएगी और कोई भी इशू यहाँ पर कॉज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये फोर्थ एडवांटेज हो गया। आते हैं हम लोग फिफ्थ एडवांटेज के ऊपर, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग में भी जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हेल्पफुल होता है। मतलब कि स्ट्रक्चर अगर क्लियर है तो जो है राइट पर्सन जो है कोई भी किसी भी डिसीजन को वो लेता है और डिसीजन वहाँ पे जल्दी से डिसाइड हो जाता है, क्योंकि जिसके पास अथॉरिटी है डायरेक्ट उसी के पास पब्लिक जाएगी कि क्या डिसीजन लेना है और वो जो है डिसीजन को लोगों के सामने रख देगा, ठीक है। क्लियर स्ट्रक्चर हेल्प क्विक डिसीजन मेकिंग, द राइट अथॉरिटी मेक द राइट डिसीजन, यूज़फुल ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन, और ये जो है एमरजेंसी की सिचुएशन के टाइम बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। अगला एडवांटेज आता है हमारा इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मतलब कि टीम के बीच में कोलैबोरेशन को या फिर कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स कैन कोऑर्डिनेट बेटर, प्रमोट टीम वर्क, मेंटेन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज। मतलब कि यहाँ पर जो है कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ये बताता है कि कौन कौन सा व्यक्ति कहाँ पर है, तो इससे क्या होगा कि डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बने हुए हैं, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट वाले पर्सन को दूसरे डिपार्टमेंट में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से काम है, तो वो क्या करेगा ये कि वो जाएगा चार्ट को देखेगा और पता लगा लेगा कि भाई इस पर्सन के पास ये काम करने की अथॉरिटी है, तो वो वहाँ जाएगा और अपने वर्क को उनसे कहेगा और वर्क को अपने करवा के ले आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कन्फ्यूजन भी कम होगा और उनके बीच में कोलैबोरेशन या फिर कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से हो पाएगा और जो हॉस्पिटल की जो एक स्मूथ सर्विसेज है वो भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा यूज़फुल फॉर न्यू स्टाफ या फिर यूज़फुल फॉर ओरिएंटेशन ऑफ न्यू स्टाफ, मतलब जो नया स्टाफ आ रहा है उसके ओरिएंटेशन के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। न्यू एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ईजीली, दे नो देयर रिपोर्टिंग अथॉरिटी, हेल्प इन प्रॉपर इंडक्शन, ठीक है। मतलब कि चार्ट को देखकर जो है जो नया कोई अगर एम्प्लॉय हॉस्पिटल में आया है तो वो चार्ट को देखकर समझ आएगा कि भाई कैसा क्या है और क्या क्या करना है, ठीक है। मतलब कि किससे परमिशन लेनी है, किससे ड्यूटी
एक्टिविटीज़ को समझना है, कहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना है, कहाँ पे कंप्लेन करनी है, कहाँ पे प्रोसीजर्स को सबमिट करना है, उसको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन बहुत ही ईजियर हो जाएगा और वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम समय में उस ढांचे में ढल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा हेल्प इन प्लानिंग एंड प्रमोटिंग। मैनेजमेंट में जो है एक जो स्ट्रक्चरल चार्ट होता है या फिर जो स्ट्रक्चर होता है वो ये शो करता है कि कौन सा पर्सन किस चीज़ को मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये चार्ट जो है हेल्प प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या करनी है, यानी कि प्रमोशन किसका करना है, ट्रांसफ़र किसको करना है, रिक्रूटमेंट निकालनी है नहीं निकालनी है, मेन पावर का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है किसके थ्रू हमें पता चलती है, एक स्ट्रक्चरल चार्ट के थ्रू, कि वो हमें बताता है कि कहाँ पर नीड है और कहाँ पर नीड नहीं है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारे एडवांटेज वाला क्वेश्चन कंप्लीट। एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट 5 नंबर का क्वेश्चन था और हमने इसे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझा है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।